हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल चॉइस फॉर नीट, जहां हम बात करेंगे डेली एक नए टॉपिक पे। और यहां आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा फ्रॉग। दिखने में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फ्रॉग से लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन बन चुके हैं 3 to 4, तो हमें कहीं से भी इसको बिल्कुल लाइट में नहीं लेना। अब इसको थोड़ा सा हम समझें। फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉग जो है साइंटिफिकली उसको हम क्या बोलेंगे? तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम हमें याद रखना है राना टिग्रिना। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम देखें तो राना टिग्रिना नाम को चेंज किया जा चुका है। लेटेस्ट इसका नाम रहेगा होप्लोबैट्रिकस टाइगेरिनस। होप्लोबैट्रिकस टाइगेरिनस। लेकिन जब तक एनसीईआरटी में करेक्शन नहीं हो जाता, हमें फ्रॉग को इसी नाम से जानना है, दैट इज राना टिग्रिना। अब यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राना नाम इसको क्यों दिया, क्योंकि राना में रखा जाता है उन सब फ्रॉग्स को जो होंगे लार्ज साइज्ड। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कि राना टिग्रिना फ्रॉग जो हमारे सिलेबस में है, एक्चुअल में वो लार्ज साइज का फ्रॉग है। साइज क्योंकि इसका बड़ा है, ऐसे में इसका कॉमन नाम हो जाएगा इंडियन बुल फ्रॉग। तो सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे समझा कि जो राना टिग्रिना है, लार्ज साइज की वजह से ही इसको क्या बोलेंगे? इंडियन बुल फ्रॉग, या इसको बोलेंगे एशियन बुल फ्रॉग। थर्ड पॉइंट हम बात करें, राना टिग्रिना जो फ्रॉग है, कहाँ क्लासीफाई इसको हम करें? क्लासिफिकेशन अगर इसका देखें तो क्लास हो जाएगी एम्फीबिया, फाइलम इसका रहेगा कॉर्डेटा। अब क्योंकि एम्फीबिया का मेंबर है तो ये लैंड पर भी सरवाइव करेगा और बहुत ही इजीली वाटर बॉडी में भी सरवाइव करेगा। लेकिन हम बात करें, ज़्यादातर एम्फीबिया जैसे हैं, ये भी कैसा हो जाएगा? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होंगे? कोल्ड ब्लडेड वो होंगे जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बदला, बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाएगा। लेकिन बदलने का भी एक रेंज होगा। एक रेंज तक ही टेम्परेचर को ये कम कर पाएंगे, एक रेंज तक ही टेम्परेचर को ज़्यादा कर पाएंगे। जब मामला हो जाएगा इनकी रेंज के बाहर, आउट ऑफ द रेंज वी कैन से, तो ऐसे में ये या तो ले लेंगे विंटर स्लीप या ले लेंगे समर स्लीप। विंटर स्लीप को हमें नाम देना है हाइबरनेशन, समर स्लीप हमारे पास बन जाएगा एस्टिवेशन। अब क्योंकि जब ये एक लंबे टाइम तक समर स्लीप में है, विंटर स्लीप में है, अपने आप को बचाना चाहेंगे। बचाने के लिए नेचर ने इनको एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी दिया, नाम होगा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीनिंग है मेथड ऑफ ब्लेंडिंग द सराउंडिंग। इसका मतलब कैमोफ्लेज करता हुआ कोई भी फ्रॉग यहाँ क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। नेचर ने इसको कलर ही ऐसा दिया है कि ये सराउंडिंग में दिखाई नहीं देगा, अपने आप को बचा लेगा। नाउ सेकेंड हम बात करें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, राना टिग्रिना की मॉर्फोलॉजी। तो राना टिग्रिना को जब हम देखें, बिल्कुल बाहर से पता लगता है बॉडी को डिवाइड किया दो पोर्शन में। हेड छोटा पार्ट होगा, ट्रंक यहाँ हो जाएगा कंपेरेटिवली लार्ज पार्ट। नाउ हेड और ट्रंक में जो छोटा पार्ट हेड है, उसमें हमें मिलेंगे तीन स्ट्रक्चर। नंबर 1 यहाँ रहेगा माउथ, नंबर 2 यहाँ है आईज, नंबर 3 यहाँ है ईयर्स। तो हेड में हमें याद रखना है सिर्फ 3 पोर्शन या 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट माउथ जो हो जाएगा हमारे पास ओपनिंग फॉर बकल कैविटी। आईज क्योंकि वो लैंड पर भी है, वाटर में भी है, तो आप प्रोटेक्शन के लिए आईलिड्स भी प्रेजेंट होंगे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट एनसीईआरटी का बनेगा, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। हम यहाँ देख सकते हैं, ये बन गया इसके अंदर माउथ, ये हो गया नॉस्ट्रिल, ये हो गया आई। लेकिन ये जो पेच लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा, इसी का नाम होगा टिम्पेनम, और यही कहीं ना कहीं ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, यहीं पे आके साउंड
वेव्स स्ट्राइक करेंगे और मैसेज पहुंच जाएगा इसके ब्रेन की तरफ और ये सुन पाएगा। तो क्योंकि ईयर यहाँ बैलेंसिंग का भी काम कर रहा, साउंड का भी काम कर रहा, नाम देंगे इसको स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ बात करें, हेड के अलावा बॉडी का जो लार्ज पार्ट होगा वो हो जाएगा ट्रंक, और ट्रंक में प्रेजेंट होंगे 2 पेयर ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ फोर लिम्ब, 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब। याद रखना है फोर लिम्ब में सिर्फ 4 डिजिट होंगे, जबकि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट है। 5 डिजिट को बोलेंगे हम पेंटाडेक्टाइल पोजीशन, पेंटाडेक्टाइल पोजीशन, पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट। 4 डिजिट्स को बोलेंगे हम टेट्राडेक्टाइल अरेंजमेंट। तो इसके हैंड्स हैं टेट्राडेक्टाइल, लेग्स इसकी हो जाएगी पेंटाडेक्टाइल। अब है यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट नंबर 1 अगेन गिवन इन एनसीईआरटी, फ्रॉग एम्फीबिया है, ड्राई नेस को, डेसिकेशन को बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में नेचर ने इसकी स्किन को थोड़ा स्पेशल बनाया, स्किन को बनाया है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से मॉइस्ट मिलती रहेगी, ग्लैंड्स के सिक्रेशन की वजह से ही स्किन कैसा रहेगा, स्लिपरी। सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी ने बोला डोर्सली देखने पर स्किन मिलेगा ऑलिव ग्रीन कलर का, लेकिन वेंट्रल साइड से जब हम देखेंगे यहाँ से तो स्किन हमें मिलेगा पेल येलो कलर। दोनों कलर्स भी हमें याद रखने हैं। थर्ड यूनिक पॉइंट यहाँ ये होगा, मेल फ्रॉग, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेल फ्रॉग की। मेल फ्रॉग में जो 4 लिम्ब होंगे उनकी फर्स्ट डिजिट में एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, नाम होगा कॉपुलेटरी पैड। और ये जो कॉपुलेटरी पैड है कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। और यहाँ एक कन्फ्यूज़न हमें बिल्कुल हटा देना है, फर्स्ट डिजिट का मतलब फर्स्ट फिंगर से नहीं है, फर्स्ट डिजिट का मतलब थंब से है। तो मेल फ्रॉग के थंब में प्रेजेंट होगा कॉपुलेटरी पैड, या हम कहें नप्चियल पैड प्रेजेंट होगा। किस में हेल्प करेगा, कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। नाउ अब हम बात करें फ्रॉग में एनाटॉमी की। मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी की जब हम बात करेंगे, नंबर 1 सिस्टम हमारे पास में होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस तरह हम ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होंगे, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, फ्रॉग में भी ऐसा ही होगा। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा, माउथ टू क्लोएका। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेन बस 2 ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट होगा लीवर, सेकंड होगा पैनक्रियाज। अब इन दोनों में सलाइवरी ग्लैंड तो नहीं होंगे, बट लीवर और पैनक्रियाज में मेन जो होगा वो कौन होगा, पैनक्रियाज। क्योंकि पैनक्रियाज से बनेगा एंजाइमेटिक पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर हम देखें लीवर को, तो लीवर से बाइल जूस तो बनता है, लेकिन वो कंप्लीटली कैसा होगा, नॉन एंजाइमेटिक होगा। नॉन एंजाइमेटिक है मीन वो फूड के डाइजेशन में कहीं भी सपोर्ट नहीं करेगा। एक फेवर करेगा, इमल्सिफिकेशन करवा देगा फैट का। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां देखें फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि स्टार्ट कहां से हुआ था, माउथ से। माउथ कहाँ ओपन हुआ, बकल कैविटी। बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे 2 स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर तो होगा टंग, जिसको बोला गया है बाइलोब्ड, और एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है टंग का मेन फंक्शन होगा कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये जो भी इंसेक्ट्स को पकड़ेगा, जो भी फूड ये लेगा, किसकी हेल्प से, स्टिकी टंग की हेल्प से। इसी तरह बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे मैक्सिलरी टीथ, क्योंकि हम यहाँ इतना तो समझ पा रहे हैं बेसिकली टीथ होते हैं 2 तरह के। लोअर जॉ में जो टीथ हैं दोज आर मैंडिबल टीथ। अपर जॉ में जो टीथ हैं उनको हम बोलेंगे मैक्सिलरी टीथ। फ्रॉग में लोअर जॉ में टीथ नहीं होते, सिर्फ अपर जॉ में ही टीथ होंगे, उन्हीं का नाम होगा मैक्सिलरी टीथ। सेकेंड पॉइंट,
मैक्सिलरी टीथ की हेल्प से इसने जो कुछ भी मेस्टिकेट किया फाइनली वो बकल कैविटी से होता हुआ, फेरिंक्स से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ 2 से 3 घंटों के लिए कहाँ पैक हो जाएगा? स्टोमक में। तो फाइनली फूड कहाँ आ गया? फ्रॉग के स्टोमक में आया। स्टोमक में कितनी देर के लिए होल्ड होगा? फॉर नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स। इस ड्यूरिंग क्या होगा? स्टोमक की वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, दोनों मिलके यहाँ करेंगे फूड का डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन, और बन जाएगा एक एसिडिक पेस्ट। एसिडिक पेस्ट का नाम याद रखना है काइम। नाउ जैसे ही काइम स्टार्ट करता है एंटर करना डुओडिनम में, वैसे ही पेनक्रियास से रिलीज होगा पेनक्रिएटिक जूस, लीवर से रिलीज होगा बाइल जूस, और एक बहुत ही यूनिक नाम एनसीईआरटी ने दिया, दोनों को पहुंचा देगा कॉमन बाइल डक्ट। ह्यूमन में कॉमन बाइल डक्ट का स्ट्रक्चर अलग, लेकिन फ्रॉग के केस में पेनक्रियास और लीवर दोनों का जो कॉमन डक्ट बनेगा, कॉमन डक्ट को एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया? कॉमन बाइल डक्ट। नाउ हम डिस्कस कर चुके हैं लीवर की साइड से जो भी आएगा वो तो सिर्फ करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लेकिन पेनक्रियास की साइड से जो भी आया वो कर देगा फूड का वेल प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि यहीं तो प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ फाइनली फूड कहाँ पर पहुँच जाता है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में दोनों फंक्शन होंगे, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी ने बोला इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे विलाई, माइक्रोविलाई, तो ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड का क्या कर लेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। नाउ आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो भी बचा अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में, और रेक्टम में हो जाएगा टेम्पररी स्टोर। उसके बाद में यहाँ से स्लोली मूव करेगा एक पाउच में जिसका नाम होगा क्लोएका। क्लोएका नाम बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्लोएका को हम यहाँ देख सकते हैं 3 चैम्बर्ड एक पाउच है, और ये पाउच जो है 3 सिस्टम के लिए एक कॉमन ओपनिंग माना है। क्लोएका जिनमें भी होगा उसमें क्लोएका में डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होगा। तो तीनों सिस्टम के लिए एक कॉमन पाउच का नाम क्या बना? क्लोएका। दैट्स वाई यहाँ की ओपनिंग को एनस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोएकल ओपनिंग। और यहाँ से रिलीज हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। नाउ फर्स्ट सिस्टम के बाद हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सेकेंड सिस्टम हम यहाँ लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पे भी लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन बन चुका है नीट में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हम डिस्कस कर लें। अडल्ट फ्रॉग में 3 रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होंगे, जबकि लार्वा जो है उसमें गिल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अडल्ट फ्रॉग की बात मैं करूं तो अडल्ट फ्रॉग में मेन स्ट्रक्चर होगा स्किन 3 जगह इसको रेस्पिरेट करने में हेल्प करेगा, वाटर में, एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन में। तो जब ये समर स्लीप विंटर स्लीप लेगा तब भी स्किन हेल्प करेगा, जब ये वाटर में होगा तब भी स्किन हेल्प करेगा, और स्किन से होने वाली ब्रीदिंग को हमें नाम देना है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ एनसीईआरटी ने लंग्स के लिए बोला है कि लंग्स होंगे पिंक कलर स्ट्रक्चर, सैक लाइक होंगे और अपर ट्रंक में प्रेजेंट होंगे। नाउ लंग्स कहाँ हेल्प करने वाले हैं? जब फ्रॉग होगा लैंड पे प्रेजेंट। इसी तरीके से स्किन वाली ब्रीदिंग को हमने बोला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स से जो भी ब्रीदिंग होगा उसे नाम देना है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और एक लास्ट पॉइंट हमारे पास में होगा जिसे कहेंगे बकल कैविटी से होने वाला बकल रेस्पिरेशन। ये भी कहाँ होगा? लैंड पे। इसका मतलब हमने इतना पॉइंट यहाँ सीखा, 3 मेथड लैंड पे हेल्प कर रहे हैं, जबकि वाटर में सिर्फ एक मेथड काम करेगा। 3 मेथड लैंड पे कौन कौन हेल्प करेंगे? स्किन लैंड पे भी करेगा, लंग्स भी लैंड पे करेगा, बकल कैविटी भी लैंड पे करेगा, जबकि वाटर में सिर्फ हेल्पफुल कौन होगा? ओनली स्किन। नाउ
अब हम यहां पे बात करें वेस्कुलर सिस्टम पे। थर्ड पॉइंट, एनसीईआरटी ने बोला वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेशन में हेल्प करने के लिए वेस्कुलर सिस्टम को क्लोज रहना होगा, ओपन सिस्टम नहीं होगा। लेकिन क्लोज सिस्टम हो गया दो तरह का। लिम्फेटिक सिस्टम भी किसका हिस्सा होगा? वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी किसका पार्ट होगा? वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होगा। हमारे मेन यहाँ पे जो काम का नाम है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तीन कंपोनेंट से मिलके बना फ्रॉग में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नंबर वन नाम बना ब्लड, किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन वजह से। नाउ ब्लड में तीनों तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन ह्यूमन से डिफरेंट यहाँ पे आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहेगा। हम ह्यूमन में आरबीसी है ई न्यूक्लिएटेड। नाउ ब्लड के बाद सेकेंड हम बात करें हार्ट पे, तो हार्ट यहाँ होगा 3 चैम्बर विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हार्ट में अपर चैम्बर जो एट्रिया है उसमें से राइट एट्रिया में प्रेजेंट होगा साइनस वेनोसस और वेंट्रिकल में यहां प्रेजेंट हो जाएगा कॉनस आर्टीरियोसस। ब्लड वेसल तीनों प्रेजेंट है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी तीनों प्रेजेंट हैं, तभी तो सिस्टम कैसा रहेगा? क्लोज सिस्टम रहेगा। नाउ एनसीईआरटी ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां बताया है कि स्पेशल वीनस कनेक्शन प्रेजेंट होगा फ्रॉग में, और जब ये स्पेशल वीनस कनेक्शन लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में बने तो नाम होगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जब ये स्पेशल वीनस कनेक्शन किडनी और लोअर पार्ट के बीच बने तो नाम होगा रीनल पोर्टल सिस्टम। तो फ्रॉग में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ याद रखना है एक सिस्टम और होगा, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा होगा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो फ्रॉग में कंप्लीटली एब्सेंट है। तो फ्रॉग में हमें दो ही पोर्टल सिस्टम याद रखने हैं। नाउ अब हम बात करें पोर्टल सिस्टम तो ठीक है, हमारा मेन जो सिलेबस था, जो मेन सिलेबस है वो क्या होगा? वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कैसा सर्कुलेशन होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 3 चैम्बर है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल। अब यहां देखो, राइट एट्रिया से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रिया से आएगा ऑक्सीजनेटेड, तो फाइनली यहाँ पे आकर के सारा ब्लड कैसा हो गया? मिक्स। मिक्स ब्लड जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये मिक्स ब्लड जब गया स्किन की तरफ, लंग्स की तरफ, बकल कैविटी की तरफ, तो यहाँ उसमें मिला दी ऑक्सीजन। नाउ द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही मिक्स ब्लड जब गया बॉडी की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ, या हम कहें टिश्यू की तरफ, तो ऑक्सीजन काम में ले करके ब्लड को कैसा बना दिया? डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। नाउ डीऑक्सीजनेटेड साइनस विनोसस से होते हुए अगेन राइट साइड में, ऑक्सीजनेटेड वापस लेफ्ट साइड में, और अगेन यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया? मिक्स्ड। तो ब्लड क्योंकि ऊपर ऊपर तो सेपरेट था, एट्रिया एट्रिया तक तो सेपरेट था, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल में आया सब कुछ खराब हुआ, तो सर्कुलेशन कंप्लीट डबल नहीं चल पाया, नाम होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करें हम यहाँ फ्रॉग में, तो याद रखना लार्वल स्टेज जो है, टेडपोल लार्वा अमोनोडेलिक है, अमोनिया को रिलीज करेगा, लेकिन अडल्ट फ्रॉग रिलीज करता है यूरिया को। यूरिया को रिलीज करने के लिए बना इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन कितने कंपोनेंट होंगे? 4। नंबर 1 किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ नंबर होगा क्लोएका। तो हम बात करें नंबर 1 पे जो होगा किडनी। फ्रॉग में
ये हो गया हमारे पास में अ पेयर ऑफ किडनी, और हर किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे 2000 फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो होंगे 2000 नेफ्रॉन, और 2000 नेफ्रॉन जो हैं कंटिन्यू 24/7 यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे। अब यहाँ जो भी ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, उस यूरिन को डिसेंड करने का काम करेगा यूरेटर। यूरेटर ने फाइनली यूरिन को कहाँ पहुंचाया? एक पाउच में, एक सैक में, जिसका नाम क्या होगा? क्लोएका। लेकिन नेचर ने इनको यूरिनरी ब्लडर भी दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यूरिनरी ब्लडर का रोल क्या है? जब यूरिन सीधा इधर से आया, क्लोएका से बाहर रिलीज हो सकता है, देन नीड क्या रहेगा ब्लडर का? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो क्लोएका है 3 सिस्टम के लिए काम कर रहा है। नाउ जस्ट सपोज अगर क्लोएका में गैमेट्स प्रेजेंट है, तो यूरिन अगर हुआ तो गैमेट्स के साथ मिक्स होगा, गैमेट का कंपोजिशन खराब हो जाएगा, उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट जाएगा। ऐसे में अगर नीड हुआ तो ये यूरिनरी ब्लैडर को काम में लेंगे, यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज कर लेंगे, और अगर नीड नहीं है तो यहाँ से बनने वाला यूरिन सीधा क्लोएका से होते हुए यूरिया को लेके बॉडी से बाहर जाएगा। नाउ अब हम बात करें फ्रॉग में कोऑर्डिनेशन सिस्टम की। कोऑर्डिनेशन सिस्टम वो है जो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा, कोऑर्डिनेशन करवाएगा, ताकि पूरी बॉडी यहाँ एक यूनिट के फॉर्म में काम करे। नाउ 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करवा देता है न्यूरॉन, तो नाम बन जाएगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन। और व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा देता है हार्मोन, तो नाम बनेगा एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट डोमिनेंट नहीं है, हमें बस यहाँ इतना समझना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, एंड डेफिनेटली एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, और यही हार्मोन जो है वो क्या करवा देंगे? कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है? एनसीईआरटी ने 4 से 5 नाम लिए। पिट्यूटरी प्रेजेंट होगा, थायराइड प्रेजेंट होगा, पैराथायरॉइड और पीनियल प्रेजेंट होगा, लास्ट नाम है थाइमस। एक भी हार्मोन का नाम एनसीईआरटी ने यहाँ नहीं लिया, इसका मतलब अगर हम ये नाम भी याद कर लें तो हमारा काम बन गया। नाउ बैटर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे होगा नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के जैसे फ्रॉग में भी नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट रहेंगे। फर्स्ट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एट लास्ट होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज यूजुअल होगा प्रेजेंट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व यहाँ क्या बना देंगे? पीएनएस को फॉर्म करेंगे। और जब पीएनएस के कुछ ब्रांचेस इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं तो नाम बनेगा एएनएस। तो एएनएस में हमें याद रखना है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पीएनएस में याद रखना है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व दोनों ही फ्रॉग में कितने होंगे? 10 पेयर। ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ये 12 पेयर है, ये 31 पेयर हैं, लेकिन फ्रॉग में, राना टिग्रीना में दोनों ही कितने होंगे? 10 पेयर। नाउ हमारे कोर्स में ये दोनों बातें नहीं, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कुछ गिवन नहीं। मेन जो आपके सिलेबस में है वो कौन होगा? फ्रॉग का ब्रेन। लेट्स सी यहाँ ब्रेन में क्या बातें हैं। फ्रॉग के ब्रेन के 3 मेन पार्ट होंगे बच्चे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, फोर ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, मिड ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, हाइंड ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। हमें बिल्कुल यहाँ याद रख लेना है, फ्रॉग के ब्रेन में टोटल हमारे पास में 6 कंपोनेंट जाने वाले हैं। 3 कंपोनेंट से मिलके तो बन जाएगा 4 ब्रेन। ऑप्टिक लोब अकेला प्रेजेंट होगा मिड ब्रेन में, और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा मिलके यहाँ बना देंगे हाइंड ब्रेन। नाउ सेंसरी ऑर्गन की बात करें, फ्रॉग में सिर्फ 5 सेंसरी ऑर्गन
लेके चलने हैं। फर्स्ट, आइज विजन में हेल्प करेगा। टिम्पेनम हम डिस्कस कर चुके हैं, हियरिंग में और बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। सेंसरी पेपिला जो इसकी स्किन पे प्रेजेंट है, टच के लिए सेंसिटिव है। टेस्ट बर्ड्स जो टंग में होगा, टेस्ट में हेल्प करेगा। नेजल एपिथेलियम नोज में प्रेजेंट होके स्मेल में हेल्प करेगा। नाउ इतना टॉपिक समझने के बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास में होगा फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 1, फ्रॉग जिसकी हम बात कर रहे हैं राना टिग्रिना। तो राना टिग्रिना फ्रॉग एसेक्सुअल रिप्रो नहीं करेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। भाई यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल फ्रॉग अलग, फीमेल फ्रॉग अलग, लेकिन मेल फीमेल को एक्सटर्नली पहचाना जा सकता है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब मेल फीमेल जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, नाम होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग्स बने उनमें से बाहर आएगा लार्वा, टेडपोल लार्वा। तो लार्वा क्योंकि लाइफ में बन रहा है तो डेवलपमेंट यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास जो टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज को समझते हैं हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर 1 स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टिस। एज वी कैन सी इन डायग्राम, टेस्टिस जो हैं 1 पेयर होंगे, ओवल स्ट्रक्चर होंगे। इवन एनसीईआरटी ने इनका कलर भी बोला है येलोविश स्ट्रक्चर हैं। तो ये 1 पेयर हैं, येलोविश स्ट्रक्चर है, ओवल शेप के हैं और ये किडनी से कनेक्ट होंगे। स्ट्रक्चरल कनेक्शन भी होगा, फंक्शनल कनेक्शन भी होगा। स्ट्रक्चरल कनेक्शन करने का काम यहाँ पे कौन करेगा? स्ट्रक्चरल कनेक्शन करवाता है मीजोर्कियम। तो एक्सटर्नली कनेक्शन जो करवा रहा है, चिपका के रखने का जो काम कर रहा है ना, वो तो हमारे पास में कौन होगा? मीजोर्कियम। लेकिन इंटरनल भी कनेक्शन है, अंदर बनने वाले गैमेट्स को भी यहाँ लेके आया जाएगा। उस इंटरनल कनेक्शन का नाम हमें याद रखना है वासा इफ्रेंशिया। कितने होंगे? 10 to 12 होंगे। कहाँ ओपन होंगे? बीडर्स कैनाल में ओपन होंगे। क्योंकि यहाँ ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रॉग अगर मेल है तो उसमें ये जो यूरेटर है इसे हमें यूरिनोजेनाइटल डक्ट नाम देना है, क्योंकि ये यूरिन को भी कैरी करेगा, स्पर्म को भी कैरी करेगा। अब अगर वो यूरिन को, स्पर्म को, दोनों को कैरी करेगा, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे में यहाँ बनने वाले स्पर्म को विदाउट मिक्सिंग इन यूरिन सेपरेटली नीचे पहुंचाने का काम जो करेगा उसका नाम हो जाएगा बीडर्स कैनाल। तो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। मेल फ्रॉग में भी कहाँ प्रेजेंट होगा? किडनी में प्रेजेंट होगा। इमेज को देखो तो आपको समझ में आएगा बीडर कैनाल का काम क्या है। बीडर कैनाल ने एक तरफ से स्पर्म लिए, आगे ट्रांसफर कर दिए। कहाँ से स्पर्म लिया? वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म लिया। किसको दे दिया? आगे उसने यूरेटर को स्पर्म ट्रांसफर किया। फाइनली जो स्पर्म थे वो स्पर्म जाके कहाँ पहुँच जाएंगे? क्लोएका में। और ब्रीडिंग टाइम में, मेटिंग टाइम में, कॉपुलेशन की ड्यूरिंग यहाँ से रिलीज आउट होंगे। नाउ पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉग में क्या रहेगा? टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म सबसे पहले पहुँचेंगे वासा इफ्रेंशिया, यहाँ से पहुँचेंगे बीडर कैनाल, देन यूरेटर, देन क्लोएका और फाइनली क्लोएकल ओपनिंग से बाहर। नाउ लास्ट सिस्टम हमारे पास होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट होंगे, ओवरी, ओविडक्ट एंड क्लोएका। लेकिन मेल से थोड़ा अलग है यहाँ पे मैटर। अलग कैसे? किडनी के साथ मेल में आपने कनेक्ट कर दिया था टेस्टिस को, लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं होगा। किडनी के ऊपर बस ओवेरी रखे हुए हैं
ओनली स्ट्रक्चरल कनेक्शन है, फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। अब ब्रीडिंग टाइम जब होगा तो ओवेरी में से लगातार किसका फॉर्मेशन होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स का फॉर्मेशन होगा। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे, यहाँ कैविटी में, बॉडी कैविटी में रिलीज हो गए अनफर्टिलाइज्ड एग्स। और इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स को रिसीव करने का, पिक करने का काम कौन करेगा, ओविडक्ट। तो अगर हम बात करें ओवेरी की तो यहाँ पर कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, इरेगुलर शेप के होंगे, एग्स इन्होंने बॉडी कैविटी में ही रिलीज कर देने हैं। अब यहाँ पे जो भी एग था उसको कलेक्ट कौन करेगा, ओविडक्ट। और ओविडक्ट कलेक्ट करके कहाँ पहुंचा देगा उसको, इस तरह के पाउच में, जिनका हमें नाम याद रखना है ओवी सैक। क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है यहाँ, एक साथ यहाँ से कितने एग निकलेंगे, 2500 टू 3000। तो पहले यहाँ पर एग्स अक्यूमुलेट होंगे, फिर एक साथ सबको स्क्वीज करके यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो पहले एग्स को कलेक्ट कहाँ किया जाएगा, ओवी सैक में। नाउ फर्टिलाइजेशन की बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल फ्रॉग को एक साथ इतना बल्क ऑफ एग्स रिलीज करना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कॉपुलेटरी पैड्स की हेल्प से मेल फीमेल की डोर्सल साइड पे अरेंज होगा। और जैसे ही फीमेल फ्रॉग से रिलीज हुए एग्स उसके ऊपर मेल रिलीज कर देगा अपने स्पर्म। फर्टिलाइजेशन क्योंकि बॉडी के बाहर हुआ, नाम होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट लार्वा की हेल्प से होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यहां हम देख सकते हैं ये अडल्ट फ्रॉग, मेल फीमेल दोनों की हम बात करें, स्पॉनिंग करेंगे, गैमेट्स रिलीज करेंगे, गैमेट्स फ्यूज होकर फर्टिलाइज होकर फाइनली बना देंगे फर्टिलाइज्ड एग्स को। फर्टिलाइज्ड एग्स को पानी में रिलीज कर दिया जाएगा, जहां हैच होने के बाद में बनेगा टेडपोल लार्वा, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा। और जो ग्रोइंग स्टेप्स हैं उन्हें हम नाम दे देंगे फ्रॉगलेट्स। इस तरीके से यहाँ होगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, और जो भी बच गए फॉर्चुनेटली एक दिन वो वापस से बन जाएंगे अडल्ट फ्रॉग। तो इस तरह हमने यहाँ पे सिंगल शॉट में, या हम कहें वन शॉट में कंप्लीट किया है फर्स्ट टॉपिक फ्रॉग फ्रॉम वीके सर। थैंक यू सो मच।